मेहमान हैं, हम उनका जिक्र करा देते हैं। हमारे पैनलिस्ट हैं अभिजीत जसरोटिया जो बीजेपी से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। और दूसरे मेहमान हमारे साथ जो जुड़ने वाले वो है रफीक राथर जो पीडीपी के लीडर हैं। इसके अलावा इफ्रा जान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है वो भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेगी। और रविंद्र शर्मा जी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत इस्तकबाल है। अभिजीत जसरोटिया साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं जल्दी से पहले ये चाहूंगा, ये आप बताएं कि जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते और बीजेपी जो वहां की एक बड़ी जमात है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उसके एक मेंबर होने के नाते 5 अगस्त 2025 को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सही साहब, और बाकी को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए, अगर मैं आज के इस दिन की और इस ऐतिहासिक दिन की बात करूं, और खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, और मुझे लगता है कि जो पीछे कानून रह गए थे, जिन कानूनों के कारण हमारे लोगों को जो फायदा होना चाहिए था, जो कई सालों से नहीं हो रहा था, और इसके अंदर मुझे लगता है कि जो सबसे जिन लोगों को इसके चलते हुए जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, जिसमें वाल्मीकि समाज सबसे पहले आता है जी। जिसे 30-35 साल तक इन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने केवल और केवल आश्वासन देकर अपनी गंदगी साफ करने के लिए लाया था, और उन बेचारों को कभी यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट ना देकर उनके पढ़े लिखे पीएचडी पढ़े हुए बच्चों को भी यहाँ पर जो नौकरी कर सकते थे, केवल और केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। तो मुझे लगता है उनकी उत्पीड़नों का अंत अगर हुआ तो 5 अगस्त 2019 को हुआ। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए तो एसटी समाज हो गया, गोरखा समाज हो गया, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज का अगर आप देख लीजिए, वो सब वो लोग थे जो यहाँ पर लोकल चुनावों में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, और उनको लगता था कि 60-70 साल हो गए अपने देश में आए हुए, लेकिन अभी भी हमारा देश हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर्टसी आर्टिकल 370 जी। और उनके लिए भी वो 5 अगस्त 2019 का दिन ऐतिहासिक रहा, जब वही उन बेड़ियों से उन्हें भी निजात मिली। इसी तरह से यहाँ की बच्चियों की अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक वही होता था कि पाकिस्तान से आई हुई बच्चियों को तो यहाँ पर नागरिकता दे दी जाती थी, लेकिन हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चों की नागरिकता छिन जाती थी जब वो यहाँ से बाहर शादी करती थी। तो इस तरह की कई चीजें थी, जिस तरह से अगर एससीज की बात कर लीजिए, एसटीज की बात कर लीजिए, एसटीज की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, जो केवल इन्होंने आश्वासन के तौर पर ही रखी, उनको भी अगर लगता है तो वो ऐतिहासिक दिन था जब उनकी सब की सब तकदीर और तदबीर का फैसला हुआ, और उसके बाद वो अपने देश के साथ आज शाना बशाना, भले कोई हिंदुस्तान में कन्याकुमारी में रहता है या कोई दिल्ली में रहता है या नॉर्थ ईस्ट में रहता है, सबके सबके उनके भी वही हकूक है जो उन सब लोगों के हकूक है। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक दिन है जिसको सब लोगों ने वेलकम किया है। ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी को लगता है कि यह ऐतिहासिक दिन है, क्या कांग्रेस को ऐसा ही लगता है? क्या पीडीपी को भी ऐसा ही लगता है? क्या पीडीपी, कांग्रेस और दीगर जमातों को ऐसा ही लगता है कि यह ऐतिहासिक दिन है? और यह ऐतिहासिक दिन है तो किस तरफ है, मुस्बत की तरफ है या मनफी है? हमारे साथ मौजूद है रविंद्र शर्मा जी, चीफ स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 6 साल मुकम्मल होने वाले हैं और कांग्रेस ने भी अपनी बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में ऐलान कर रखा है। पहले मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के शहरी की हैसियत से और एक पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आप हमें यह बताएं कि 5 अगस्त का दिन का मतलब क्या है, और 5 अगस्त खासतौर से तब जब ये 6 साल पूरे हो रहे हैं तब क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कल 6 साल हो रहे हैं। 6 साल में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत को तोड़ फोड़ करके, डिग्रेड करके, डाउनग्रेड करके उसको यूटी बना दिया जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 370 पे, इसलिए इस वक्त तो उसकी बात नहीं कर सकते। लोगों के हकूक को छीना गया, लोगों की पहचान शनाख्त को खत्म किया गया, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को छीना गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 18 दिसंबर 2023 के फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार को 30 सितंबर से पहले चुनाव करना पड़ा। लेकिन चुनाव से पहले जी रियासत देना उनका दायित्व था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने अंडरटेकिंग दी है और ये मानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हम जल्द बहाल करेंगे जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की दूसरी डायरेक्शन थी कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। हमारी तो मांग थी कि चुनाव से पहले होना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल का मतलब आज तक तो डिक्शनरी में हमने यही समझा कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो उसमें कोई शर्त नहीं थी, ना कोई केंद्र सरकार ने, और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन 9 महीने हो गए, एक चुनी हुई सरकार बैठी है, वो कायम दायम है, लेकर यह है कि काम रिमोट कंट्रोल से भाजपा केंद्र से, जिन्होंने मैंडेट लूज किया, जिनको मैंडेट लोगों ने नहीं दिया टू रूल,
जिस कोलिशन को जिसको सरकार को मैंडेट दिया गया उसको देख रहे हैं कि काम नहीं किया जा रहा, इख्तियार नहीं दिए जा रहे और पहचान और शराकत नहीं दी जा रही। हमारी मांग यह है कि आपके दावे अपनी जगह, आपने आतंकवाद के खात्मे के भी बड़े दावे किए, वो एक पहलगाम से ही नजर आ गया कि आपने कितने सतर्क है, कितने सिक्योरिटी बंदोबस्त जो है वो आपके अच्छे थे। 10 साल से 11 साल से तो आप ही चला रहे थे, लेकिन 2018 से गवर्नर रूल है, 1906 लेकर के 6 साल यूटी में गृह मंत्री जिम्मेवार थे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको लेना चाहिए थी और इस्तीफा भी देना चाहिए था। यह विचित्र बात है कि अजीत साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और इस्तीफा नहीं देते जी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मकसद। लेकिन वो सारे दावे इनके अपनी जगह, वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जरूर यह है कि 6 साल एज सून एज पॉसिबल कब पूरा होगा और पार्लियामेंट का सेशन तो मतलब मोटे तौर पर रविंदर जी, आपकी बात से यही हमारे दर्शकों को पैगाम जा रहा है कि कांग्रेस को 370 से कोई खास लेना देना नहीं है, वो रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की राजनीति 370 के इर्द गिर्द नहीं है। कांग्रेस की राजनीति अगर है तो वो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए है। हमारी पूर्ण राज्य के दर्जे की, और हम कहते हैं कि राज्य का दर्जा दिए, फिर हम जमीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्सेज के जो अधिकार हैं जी, जो किसी ना किसी रूप में महफूज थे और वो कई और रियासतों में महफूज है, देश के आइन के अंदर जो हाल होगा उसके लिए जदोजहद जारी रहेगी। लेकिन स्टेट हुड पे तो कोई विवाद नहीं, जिसके लिए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री एक बार आए और उसका जिक्र नहीं। जब भी आते थे जिक्र करते थे, हर चुनाव में वादा करते थे और उसके बाद वोट लेके चले जाते थे। जम्मू से उन्होंने 28 एमएलए जीते। रविंदर जी, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी भी ले लूं। रफीक राथर है, सीनियर लीडर है पीडीपी के। रफीक राथर साहब, 6 साल पूरे होने वाले हैं। आपकी पार्टी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त जो पूरा होने वाला है उस पर हम विश्वासघात दिवस के तौर पे इसे याद रखेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों? जसरोटिया साहब जो मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी के लीडर है, वो बहुत सारी खूबियां गिना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में क्या कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, किस तरह से कई ऐसे जो महरूम था ऐसा तबका जिनको वोटिंग राइट्स हासिल नहीं था, उनको वोटिंग राइट मिला। मगरबी पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो है उनको एक शनाख्त मिली। लेकिन पीडीपी जो है वो इसे कह रही है कि वो विश्वासघात दिवस मनाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, 5 अगस्त 2019 को आप ब्लैक डे के तौर पर याद करेगी हिस्ट्री। जिस तरह से एक अच्छी भली रियासत के टुकड़े किए गए और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके लैंड राइट्स, उनके एम्प्लॉयमेंट पर जो राइट्स थे वो सारे के सारे छीन लिए गए। वो एक अच्छी रियासत के 2 हिस्से किए गए, दो यूनियन। ये तो आप कांग्रेस की लाइन ले रहे हैं। ये कांग्रेस की लाइन है कि वो ब्लैक डे मनाएंगे, काला दिवस मनाएंगे। बात सुनिए जी, हम इसको काला दिवस मनाते हैं और हमेशा मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। बात मेरी सुनिए, बड़ा डंडोरा पीटा गया जम्मू कश्मीर के हवाले से कि यहाँ पर करप्शन है। डंडोरा पीटा गया कि यहाँ पर मिलिटेंसी बड़े उरूज पर है और 370 को हटाकर ये सारा काबू में आएगा। और उसके बाद आप देखिए रियासत का हाल क्या है। मिलिटेंसी में इजाफा हुआ और बड़े बड़े यहाँ पर हमले हो रहे हैं, फौजी नुकसान हुआ, सिविलियन नुकसान हो गया। किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखें, डेवलपमेंटल हमारा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स हमारा बेटर था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम थी, जीडीपी बहुत अच्छा था, पर कैपिटा इनकम हमारा बाकी रियासतों से बहुत अच्छा था। सारा का सारा डिमोलिश कर दिया। और सिर्फ ये था कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इन्होंने एक मेजॉरिटेरियनिज्म का ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे जो इख्तियार थे, जो अपने मुल्क ने दिए थे, पार्लियामेंट ने दिए थे, कायन ने दिए थे, उस सारे को तहस नहस करके जम्मू कश्मीर को इस डगर पर लाया कि आप देखिए यहाँ पर कितनी फ्रेगमेंटेशन है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, सोशल फ्रेगमेंटेशन है। और जो मेरे अभी दोस्त गिनवा रहे थे कि हमने ये डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, वो फ्रेगमेंटेशन है सोसाइटी में। वो इंटरकास्ट फ्रेगमेंटेशन है, रीजनल फ्रेगमेंटेशन है, इंटर रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन है। तो इसको सबको मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंतहाई ज्यादती की है बीजेपी की सरकार ने। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा हमेशा जब तक भी लिखने वाले और सोचने वाले जिंदा है, वो हर सूरत में इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। और 5 अगस्त हमारी हिस्ट्री का सियाह दिन है और इसको ब्लैक डे के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा मनाते हैं, आज भी मनाएंगे। जसरोटिया साहब, अब आपके पास मैं आ रहा हूं। आपने तारीफ के पुल बांधे, लेकिन ऐसा क्यों है कि कांग्रेस या पीडीपी वो आपके बिल्कुल उलट बोल रही है?
सब मुझे एक शेर याद आता है, वो ये है कि तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता। हम्म। अब ये बात ये आती है कि आप खुद सोचिए कि जिस तरह की आप बातें करते हो उसके अंदर कम से कम ये तो बताइए। अभी आप कह रहे हैं जी सोसाइटीज में फ्रेगमेंटेशन हो गई, कास्ट में फ्रेगमेंटेशन हो गई, खुद ही राठौर साहब बोल रहे हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। हम तो हिंदुस्तान की मेजोरिटी देखते हैं और हिंदुस्तानियों की मेजोरिटी देखते हैं। आपको लगता होगा शायद हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से आपने चीजों को देखना, आप देखते रहिए। हमारे लिए तो सभी के सभी लोग बराबर हैं। अरे जरा इनसे ये जरूर पूछिएगा, आप जिन चीजों की बात करते हैं उसके अंदर मैंने आपसे वाल्मीकि समाज के बारे में पूछा, आपसे एससी के बारे में पूछा, आपसे एसटी समाज के बारे में पूछा, आपने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि जरा मुझे ये तो बताइए कि पाकिस्तान से आई हुई को आप नागरिकता देते थे, हमारे यहाँ से बाहर चले जाती तो उसकी नागरिकता छीन लिया करते थे, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये पॉलिटिकल पार्टी तो हक से जमाती है अपना एसटी के वोट के ऊपर। और रही बात कांग्रेस की, ये जी। तो मैंने जीएडी का 1164 नंबर ऑर्डर से ही बताया था, 1996 के ऑर्डर से कांग्रेस के मंसूबे क्या थे। वो ऑर्डर शायद बड़े कम लोगों के पास है, जो मेरे पास कॉपी थी जिसपे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके अंदर स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी की एक काउंसिल बनाई गई जिसको हेड इन्हीं के बहुत बड़े सीनियर नेता कर रहे थे। उसमें सिफारिश क्या थी, शायद आर्टिकल 312 से लेके आगे के कुछ आर्टिकल, वो जम्मू कश्मीर के हम नहीं मानेंगे। और उस आर्टिकल के अंदर क्या था, एससी के लिए रिजर्वेशन और एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की गई थी। अब सोचिए 96 और 97 की अगर मैं बात करता हूं तो एससी के वोट के ऊपर कांग्रेस अपना पेटेंट राइट समझती थी और एसटी के वोट के ऊपर जो है उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पेटेंट राइट समझती थी। उन्हीं के जी। जसरोटिया साहब फ्रीज हो गए। रविंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रविंदर जी ऐसा क्यों है जो जसरोटिया जी कह रहे हैं कि कई ऐसे सेगमेंट्स थे, वाल्मीकि समाज, कई ऐसे लोगों को इससे रिकॉग्निशन मिल गया, उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए, आप इस चीज को वेलकम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि इन 5 सालों में 6 सालों में आप देखिए जो बदाबता जो कैलेंडर जारी हुआ करता था हड़तालों का, स्ट्राइक्स का, वो अब नहीं हो रहा है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, तो ये जो पॉजिटिव चीजें हैं इसको आप कांग्रेस क्यों नहीं लाना चाहती? बिल्कुल हम उनको भी देखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं, जो पहलगाम हुआ, इससे बड़ा हादसा कैसे हो सकता था? इतना शर्मनाक और दर्दनाक कि 2 सिपाही इनके पास नहीं थे। बड़ी बातें करते हैं ये आतंकवाद को खात्मे के। यहाँ हमारे मंत्री, एमएलए और वो लोग शहीद हुए, सबने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मिलिटेंसी को रिट्रीव करके जम्मू कश्मीर को अमन की ओर कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने भी अपने दौर में लाया है। लेकिन बीजेपी अटर फेलियर रही है। वो बातें अपनी जगह है, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आपने 9 महीने में चुनाव करवा करके जो सरकार बैठी है, एक ड्यूल कंट्रोल से आप रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, और 3 महीने बाद एलजी साहब कहते हैं कि मैं जिम्मेवार हूं, गृह मंत्री नहीं, और वो इस्तीफा भी नहीं देते। फिर अगर आप जिम्मेवार हो तो कुर्सी पे कैसे बैठे हो? और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन अभिजीत अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा। रविंदर जी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कहा गया था कि 370 का खात्मा होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये गिना रहे कि एक संभाल कर एक कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी, ऐसा क्यों हुआ? पार्लियामेंट्री कमेटी की जब रिपोर्ट है आप कि कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो आप समझ 2018 सकते में हैं आई कि कि इनका 1500% किस तरफ होती है और ड्रग इशारा एडिक्शन किस जो है तरफ जम्मू होता है। कश्मीर में अगर बढ़ आपको गई, याद 18 होगा से 18 से 23 तक। पहलगाम ये के बाद तमाम जब चीजें अपनी पाकिस्तान को जगह कड़ा पर, सबक स्टेट हुड सिखाया क्यों गया नहीं और दी 22 जा मिनट रही के है, अंदर पाकिस्तान को इसका जवाब पाकिस्तान दे। की औकात दिखाई गई। ये सुप्रीम इनके कोर्ट ने लीडर कहा, यहाँ पर ऐसे थे पार्लियामेंट जो में आपने कहा, पाकिस्तान जो को क्लीन वादे चिट आपने किए, दिलाने हम तो वही मान रहे। में उस समय बिजी थे और ये चाहते थे जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था वही ये लोग बोल रहे। तो इनका कम से कम आप ये रूप देख लीजिए। रही बात अगर आप बात करते इनको हैं बड़ा तो मजा आता है ये 2003 बात में करने से। नदीम मर्ग का जब यहाँ कोई इंसिडेंस हुआ, आप तो पाकिस्तानी यहाँ नहीं पर है। यही अपनी पॉलिटिकल आप पार्टी के लोग जिस साथ, तरह की भाषा आप लोग तो करते यहाँ पर हैं, सरकार के अंदर उसी थे। वजह से जम्मू 24 कश्मीर में कश्मीरी तबाही हिंदुओं है। को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया था जिसमें 4 मासूम बच्चे। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी है ये हिलिंग टच खेल रही थी उस समय। और और अभी ये आपने तो सुन कल लिया तक अगर आपके राठौर साहब को सहयोगी बोलते, थे। इनको आज आप भी लगता जिनको है कि गालियां बक मिलिटेंसी रहे हैं, है, कल तक इनको आप आज इनके भी सारे लगता है कि कुर्सी कोई पे थे। जिहाद की लड़ाई शुरू हो गया है। आप इनके मुंह से बीजेपी के टेररिस्ट सारे वर्ड ही इस कुर्सी निकलता, पे थे। लेकिन हम जानते हैं बड़े ये बड़े टेररिस्ट पद है, आपके लोगों पाकिस्तान ने के हासिल भाड़े के किए, वो टापू हैं। बताइए। जब तो मिलते उस हैं वक्त जहां कहाँ मिलते हैं छुपा तो है? ठोकते हैं। और अभी ठोकर हमने आज बता दिया कि आज जिन ज्यादा देर बच पार्टियों नहीं को पाए। ये गाली अरे बक रहे पाकिस्तान हैं, ने बचा उनके साथ तो कल सत्ता चार में थे। लोगों ने, लेकिन इनका हम लोगों दोहरा को चेहरा बचने नहीं नजर दिया आ है। रहा है, तो देखिए। इतनी बात याद ये रखिए, इनका जब ऐसा दोहरा मौका चेहरा। आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने देश के साथ खड़े होकर आप भी वो भाषा क्यों बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है? कम से कम थोड़ा तो अंतर रखिए। मैं जानता हूँ ख्वाजा आसिफ जैसे प्रवक्ता हैं आपके वहां बैठे हुए,
जो कहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, कांग्रेस को वोट डाल दो। इस वक्त मुद्दा ये है कि स्टेट हुड कब होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कब करेंगे। दाएं बाएं की बात में कर तुम ये बता के काम लागू क्या करते। आपकी रेफरी का सवाल है। मुझे एक सवाल का जवाब दोनों दे दीजिए। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रविंद्र शर्मा जी, कांग्रेस का ऐलान, आपका ऐलान है कि आप ब्लैक डे मनाएंगे, काला दिवस मनाएंगे। अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं कि हम एकीकरण दिवस मनाएंगे, एकता दिवस मनाएंगे। ऐसा क्यों है भाई? क्यों है? क्या कारण है? अभिजीत जी आप बताएं मुझे, क्या कारण है? आप बीजेपी अगर चाहती है कि हम एकता दिवस मनाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस को कैसे कट कर सकती है, और कांग्रेस क्यों चाहती है कि वो काला दिवस मनाए? काला दिवस कौन मनाएगा? हमारी रियासत खत्म कर दी और 6 साल में आप रियासत नहीं दे रहे। पाकिस्तान काला दिवस मनाएगा, यहाँ की काली भेड़ें मनाएगी, बाकी सबके साथ लोग तो हिंदुस्तान के साथ आपने गुमराह किया लोगों को। जश्न मनाएगा, पूरे का पूरे हिंदुस्तान से मिलेगा, जश्न मनाएगा। आप और पाकिस्तान काला दिवस मनाएंगे। अब हिंदुस्तान के लोग सुन ले कांग्रेस का क्या नियत और क्या नीति है, ये हिंदुस्तान के लोग डिसाइड कर लीजिए कि कल कौन कौन काला दिवस मनाने वाला है। ओके, वन बाय वन रफीक राठौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं सेम सवाल लेके। पीडीपी अगर विश्वासघात दिवस मनाना चाहती है तो क्यों? जसरोटिया साहब बोल रहे तो क्या गलत बोल रहे हैं? क्या पीडीपी सही बोल रही है? आप कैसे दर्शकों को बता पाएंगे, अपने जो लोग हैं, आपके जो वोटर्स को कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? विशाल साहब, यहाँ पर वोटर्स का सवाल नहीं है, न ही इलेक्शन जीतने का और न ही राज करने का सवाल है। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जब आप कश्मीर पर बहस करते हैं, कश्मीर को कोई टॉपिक चुनते हैं तो पहले रिसर्च किया करें। आपको देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर ने किन हालात में एक्सटेंशन की है मुल्क के साथ, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? जब एक्सटेंशन हुआ वहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन थे, जिन प्रोविजन की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर का एक्सटेंशन हुआ, आप उसको गोलमाल क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों कहते हैं वाल्मीकि समाज, दूसरा समाज, तीसरा समाज, जब उनकी समाज की बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूल से उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो भी हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, वो भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने दिया था। आप ये क्यों बोल रहे हैं? और ये सारा इंतजाम आप यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ थोपते हैं कि उन्होंने उनको तो राइट्स नहीं दिए, इनको राइट्स नहीं दिया। और भाई सिंपल बात है, आप समझने की कोशिश करें। आप राठौर साहब, आप किसे समझा रहे हैं? आप किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये आपकी पार्टी नहीं थी जिसे बीजेपी के साथ मिलकर के वहां शासन किया? क्या ये आपकी पार्टी नहीं थी जिसे बीजेपी के साथ मिलकर के वहां रूल किया? विशाल जी, पहले मैं आपको तो समझा, बताइए आप कैसे कन्विंस करेंगे? बीजेपी के सदस्य मौजूद है, बताइए हमको क्या बात है? हिस्ट्री में जाइए, रिसर्च करिए और देखिए जम्मू कश्मीर ने किन हालत में एक्सेशन किया है। क्या बात करते हैं आप? जम्मू कश्मीर कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है जिस तरह से यूपी है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे यही है कि जब आप बीजेपी के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार में शामिल थे तो ठीक था, तब सब कुछ ठीक था। इसका नहीं, अब ठीक नहीं है एजेंडा। आप सुनिए, पहले बात, आपने सवाल पूछा तो आप जवाब सुनिए। हमने एजेंडा आप अलायंस बनाया जिसकी रूह से हमने इनसे रिटर्न में ले लिया कि 370 के साथ ये नहीं चलेंगे। इसका जिक्र आप क्यों नहीं करते? जब हमने इनसे यह कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इन्होंने ये भी माना, तो आप क्या बात करते हैं? इसीलिए मैंने कहा सिर्फ पर बात करें तो ये कोई ऑर्डिनरी स्टेट ही है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। और मैं बार बार कहूंगा, अगर आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे जो जसरोटिया साहब आपको जवाब देना होगा जी। देखिए, दो चीज बातें आती है। सबसे पहले बात आती है, ये स्टेट भी वही स्टेट है जिस तरह से हिंदुस्तान की बाकी स्टेटें हैं। अब इनको लगता है कि इस स्टेट को हम ये बात कर और बार बार ये कह करके मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए हमारे को कुछ स्पेशल होना चाहिए, यानी कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाकियों से अलग करना चाहते हैं। यही तो उनकी डोरेमार की राजनीति है। तो कांग्रेस के समय में जब सेंट्रल कमेटी की वोट आई थी, उसके साथ बता दिया कि मुसलमानों की पसमानगी को काटना है, तो ये 50-60 साल की आइडियोलॉजी है। मुसलमान की मुस्लिम की बुनियाद पर गुमराह करने के लिए बात करते हैं। पूरे का पूरा हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के अंदर बात की जाती है, हिंदुस्तान के अंदर जब बात की जाती है कि सभी के सभी लोग एक बराबर हैं, तब इन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज केवल लोगों को चिन्हित कर उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी नीयत में ये आता तो जो कुछ आपने जिस तरह से मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बना दिया गया है सारे भारत में, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? आपने मुसलमानों को जो जुल्म और सितम सारे हिंदुस्तान में करे उसका भी जिक्र करें ना। असम में देखे ना क्या करें आप, यूपी में देखे ना क्या करें। केवल 3 सीटें आई क्योंकि लोगों ने आपके इस एजेंडे को खारिज कर दिया और आपकी जो सहयोगी पार्टी ये भी बेचारी 4-5 पे आके सिकुड़ गई। लोगों ने आपकी सेपरेटिज्म की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। लोग सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, इसीलिए 3 टायर सिस्टम यहाँ पर रिस्टोर किया गया है।
3 टायर सिस्टम के रिस्टोरेशन का मतलब ये था कि सबको हक हकूक मिले, ये नहीं कि केवल यहाँ पर मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार या गांधी परिवार का ही राज रहेगा। देखिए, मैं एक एक करके आता हूं। अभी थोड़ा जब दोनों एक साथ बोल रहे होते हैं तो किसी एक की आवाज दब जाती है। मैं चाहूंगा आप दोनों बोले। जसरोटिया साहब, मैं चाहता हूं आप 5 चीज गिना दीजिए। 6 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपसे 5 चीज गिना दीजिए। मैं 5 काउंटर पॉइंट्स लूंगा रविंद्र शर्मा जी से भी और रफीक राठौर साहब से भी। अभिजीत जी, 5 चीज गिनाइए जो पॉजिटिव इंडेक्स है, जो बीजेपी जिसके दावे कर रही है कि हमने 6 साल में ये हासिल किया। अगर एब्रोगेशन हुआ 370 का तो 6 साल में ये हासिल किया। वो 5 चीजें बताइए हमारी जनता को। रफीक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज होल्ड ऑन, मैं आपके पास आऊंगा। 5 चीजें गिना के रखिएगा आप भी, अगर आपको नेगेटिव बताना है तो। पहले इनसे सुनते हैं जी 5 चीजें रफीक जसरोटिया साहब। नहीं, आपके एतराज है आपके डिबेट पर। क्या इनको यहाँ की बच्चियां, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियां जो है अपनी बच्चियों की तरह नहीं लगती हैं कि उनके हक हकूक उनको वापस मिले? क्या इनको वाल्मीकि समाज का कोई दुख नहीं है? और जो रविंदर शर्मा जी हैं, ये तो खुद कहते हैं कि मैं भी रेफ्यूजी हूं। तो इनसे जरा पूछिए, जो रेफ्यूजियों को उनके हक हकूक मिले हैं, ये उसके साथ खड़े हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जीडीपी पहले से भी डबल हुई कि नहीं हुई? मुझे ये बताइएगा कि आपके समय के अंदर जिस जेड के बैंक को आपने अपने घर का बैंक समझा हुआ था और करोड़ों रुपए का डेफिसिट दे रहा था, वो आज राठौर साहब थोड़ा सा सब्र रखिए, लेट हिम कंप्लीट 5 पॉइंट्स। मैं आपके पास आऊंगा फिर जी। जसरोटिया साहब, हो गए आपके 5 पॉइंट। समय वाली बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं, आपके समझ वाली बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं कि आपने अपने भांजों को रातों रात केएस ऑफिसर बना दिया। सबका साथ सबका विकास के चलते 42,000 नौकरी मिली है। और नौकरी का मतलब पूरी नौकरी, वो 700-500 रुपए वाला खिलवाड़ नहीं जो आपने एनसीपी और कांग्रेस ने किया है, जिसके लिए डेली वेजर अभी तक आपको रो रहे हैं सारे के सारे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है एम्स, आईआईटी, आईआईएम, कौमी शहरा के ऊपर ठीक है। ओके रफीक राठौर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर पीडीपी सेटिस्फाइड नहीं, अगर पीडीपी को लगता है कि पिछले 5-6 सालों में तरक्की नहीं हुई, अगर पीडीपी को लगता है कि पिछले 5-6 सालों में ये जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्बत बजाय मनफी रास्ते पर चला गया, तो हमें 5 पॉइंट्स गिनाइए। हमारे अवाम जो हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको 5 चीजें गिनाइए। जब मैंने आपके सवाल पर पहले एतराज किया था, मेरे ख्याल में आपको समझना चाहिए था मैं बोलना क्या चाहता हूं। अब आप सिर्फ 5 चीजों पर टिकी है आपकी नजर, तो यह भी सुनिए। इन्होंने यह कहा कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर 370 हटाइए, नौकरियां आएंगी। 32% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। आप मेरी बात समझिए। जो लूट खसूट यहाँ की ये मिनरल्स है, यहाँ की बाइकरी, यहाँ का ट्रेड इन्होंने बचा के रखे। जसरोटिया साहब प्लीज होल्ड ऑन, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट 5 पॉइंट्स। यस, बेरोजगार हो गए राठौर साहब, उसमें हम जी सकते हैं क्योंकि लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। रफीक साहब बोलिए। उनको ठेके दिए गए और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो लूट रहे हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपका आईएन था, आपने वो छीन लिया हमसे पहचान छीन ली, हमारी इज्जत और आबरू को आपने छीन लिया, मिलियमेट कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि सड़कों पर सोना लगाएंगे, चाबी लगाएंगे। अगर मेरी पहचान यहाँ पर दूसरा कुछ झंडा, अगर मेरी इज्जत से अपनी, अगर जम्मू कश्मीर का रहने वाला अपनी रियासत पे अपने आप को सेफ दिए हुए, तो संविधान क्या आ सकता है? केवल एक संविधान हमसे छीन लिए। आपको सिर्फ हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहिए, आपको बीजेपी का चीफ मिनिस्टर चाहिए, आपको लोगों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। राठौर साहब देखिए, मैंने आपसे बहुत शाइस्तगी से कहा था कि 5 पॉइंट गिना दीजिए जिसकी बिना पर आपकी पार्टी का ये लाए अमल है, ये हिकमत अमली है, ये ऐलानिया है कि पिछले 5-6 सालों में तरक्की नहीं हुई। लेकिन आप अभी बहस ना करें ना, आपसे 5 पॉइंट गिना दीजिए। मैंने किया ना आपसे, मैंने कहा 32% यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अच्छी भली रियासत के टुकड़े कर दिए, 2.5 लाख की राइट्स नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। अब इसके अलावा क्या क्या गिनो, आप मुझे बताएं और क्या चाहिए आपको। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हालत क्या है जम्मू कश्मीर की, मिलिटेंसी में इजाफा है,